तो आइए दोस्तों, अब इसी नोट्स का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बहाल करने हेतु कौन से कदम उठाए गए थे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों ओर से पेट्रोलिंग पुनः जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, दोनों ओर से पुनः पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई थी। दूसरा प्रश्न है कि दीपावली के अवसर पर सीमा पर सैनिक प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया गया था। तो क्या किया गया था? मिठाई का आदान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि एलएसी के किस 5 बिंदु पर दोनों देशों के बीच अधिकारियों ने मिठाई खिलाई। तो ये आपका ऊपर ही है, बुमला वाचा किबिथु अरुणाचल प्रदेश का है, चुसुल मोल्दो दौलत बेग ओल्डी और नाथुला, ये इन स्थान पर एलएसी के इन स्थानों पर 5 बैठक बिंदुओं पर दोनों देशों के अधिकारियों ने मिठाई खिलाई। अगला है कि उच्च स्तरीय कजान वार्ता किस देश में आयोजित थी। तो ये आपके रूस के कजान में ये वार्ता आयोजित की गई। आगे है, भारत और चीन सीमा पर पेट्रोलिंग टीमों में अधिकतम कितने सैनिक ही रहेंगे। तो 15-15 सैनिक रहेंगे दोनों तरफ से। आगे है कि छठा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सार्वजनिक भलाई के नाम पर निजी संपत्ति अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे उतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कितने न्यायाधीश की पीठ ने 7-2 के बहुमत से निर्णय दिया। तो ये तो ऑब्वियस है, 7-2 मतलब 9 ही होता है। निजी संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निजी संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित निर्णय में किस संविधान अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। तो 39B के आधार पर क्लियर किया गया कि निजी संपत्ति जो है वह सरकार की संपत्ति नहीं हो सकती और सरकार उसे अधिग्रहित नहीं कर सकती। आगे है कि संविधान अंगीकार के 75 वर्ष समारोह की शुरुआत किस कार्यक्रम के द्वारा हुई। तो ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान समारोह से इसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूर्ण होने का कौन सा है। तो 75 वर्ष पूर्ण होने का हम लोग तो जानते ही डेट, ये 26 नवंबर 2024, क्योंकि 26 आप संविधान की प्रस्तावना देखते होंगे तो 26 नवंबर 1949 की तारीख जो है वो दी गई रहती है उसमें। अगला है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए, देश का बजट पेश करना नहीं, संविधान की महिमा और हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों को उजागर करना। जो संसद के केंद्रीय कक्ष में जो समारोह आयोजित हुआ 75 वर्ष पूर्ण होने के नाम पर, तो इसका उद्देश्य यही था। अगला है कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया। तो यह 12 नवंबर को किया गया। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो कितनी है। तो 1000 किलोमीटर है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को किस प्रकार से छोड़ा जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि एक तो मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया जा सकता है और दूसरा है कि एक जहाज़ के जरिए भी, शिप के जरिए भी किया जा सकता है। अगला है कि DRDO द्वारा लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस तारीख को किया गया। तो यह 16 नवंबर को किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल किस गति पर उड़ान भरती है। तो ध्वनि गति से 5 गुना तेज इसकी गति होती है। आगे है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की मारक क्षमता क्या होती है। तो 1500 किलोमीटर से अधिक है। आगे है DRDO द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किस तारीख को हुआ। तो यह 12 नवंबर को संपन्न हुआ। ठीक है, पिनाका प्रणाली में कितने रॉकेट 44 सेकंड में एक साथ दागे जा सकते हैं। तो एक साथ 12 रॉकेट जो है एक साथ दागे जा सकते हैं। 20वां प्रश्न है, अपग्रेड किए पिनाका शस्त्र प्रणाली की निशाना भेदने की क्षमता जो है वो कितनी दूर है। तो इसकी क्षमता क्या है। तो 75 किलोमीटर है। इसकी क्षमता कितनी है। 75 किलोमीटर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिनाका शस्त्र प्रणाली के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी कंपनियां शामिल हैं। तो आपका जो पहला दिखाई दे रहा है कि DRDO, उसके बाद है भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों जो है ये शामिल है। माफ़ कीजिए, इसमें जो तारीख दी गई है DRDO के पिनाका शस्त्र प्रणाली की जो तारीख है वह 14 नवंबर है। 14 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस राज्य में आयोजित हुआ। तो यह उत्तराखंड में आयोजित हुआ। और हमें पता है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजित हुआ, जिसमें 38 प्रतिस्पर्धा होंगी। टोटल 38 प्रतिस्पर्धा, जिसमें 23 प्रतिस्पर्धा जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में और 15 जो प्रतिस्पर्धा है वो कुमायूं क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। तो 38वें राष्ट्रीय मंडल खेलों की अवधि क्या है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसकी अवधि है। 38वें राष्ट्रीय मंडल खेलों में कुल कितने खेल आयोजित किए जाएंगे।
तो कुल मिला के 38 खेल आयोजित किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में गढ़वाल क्षेत्र में कितने खेल आयोजित होंगे, तो कितने होंगे, 23। गढ़वाल में हम क्या देखते हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सभी। और कुमायूं की बात करें जिसमें 15 आयोजित होगी, तो कुमायूं में कौन कौन सी, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरमौज। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कौन से खेल शामिल किए गए, तो ये आपके शीतकालीन खेल है, आइस हॉकी, स्कीइंग, रोनो बोर्ड और लूज। ये खेल जो हैं, ये सभी खेल ये आपके 38वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार शामिल किया गया। तो मैं आपको बता दूं, और ये इस शीतकालीन जो खेल है शीतकालीन, इसका आयोजन जो है चमोली ज़िले में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चमोली ज़िले के औली स्थान पर किया जाएगा, औली स्थान पर किया जाएगा इस शीतकालीन खेल का आयोजन। और बाकी हमने 38 प्रतिस्पर्धा देखी गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में, वो तो देखी ही। आगे है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में शुभंकर के रूप में किस जीव को चुना गया है, तो ये जीव है कौन सी, मोनाल जीव है इसका शुभंकर। मोनाल क्या है, तो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोनाल। अब आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग में एशिया कुल कितने देश के विश्वविद्यालय इसमें सम्मिलित किए गए, तो कुल मिला के टोटल 25 देश हैं जिनके विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कुल कितने विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया, तो 984 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया। क्यूएस रैंकिंग 2025 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा है 162। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में शीर्ष 50 में निम्नलिखित में से कौन से 2 संस्थानों का उल्लेख किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी दिल्ली का स्थान है 44 एशिया रैंकिंग में, और आईआईटी बॉम्बे का स्थान है 48। और कुल मिला के अगर बात करें तो शीर्ष 100 में 7 यूनिवर्सिटी शामिल है। क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष 10 में भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है या नहीं है, तो नहीं शामिल है, शीर्ष 10 टॉप 10 में शामिल नहीं है। भारत की तरफ से जो सबसे पहला रैंक है वो एशिया में कौन सी रैंक है, तो 44वीं आईआईटी दिल्ली का स्थान है। तो अगर बात की जाए कि शीर्ष 10 में, तो शीर्ष 10 में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम का स्थान है जो आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा स्थान मानस का है जो असम में स्थित है। फिर है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कितवा मतलब कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये 56वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल क्या है, कुल क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो कुल क्षेत्रफल इतना है 2829.38 वर्ग किलोमीटर। ये जो है कोर एरिया है 2049 के लिए, ये कोर हैबिटेट है, कोर टाइगर हैबिटेट। और बफर की बात करें तो 700 से अधिक जो है 708 या समथिंग, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो बफर क्षेत्र है। तो हमें याद रखने हैं, कुल की बात की जा रही है तो 2829.38 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में कोर टाइगर हैबिटेट का क्षेत्रफल क्या है, तो कोर टाइगर हैबिटेट का क्षेत्रफल है ये आपका 2049.2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र क्या है, तो 780 माफ़ कीजिएगा, उस समय हमने 708 कहा था, 780.15 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र है वो बफर क्षेत्र है। बफर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ऐसा एरिया जिसमें कोर केवल टाइगर रहते हैं, और एक ऐसा एरिया जिसमें कभी कभार जो है टाइगर आते हैं, और वो बफर क्षेत्र है, मतलब वो जो है वो उसमें टाइगर कभी आते भी है और नहीं भी रहते हैं, तो इस तरह से है। तो ये 780.15 वर्ग किलोमीटर है। और कुल की बात करें तो कुल हमने देखा कि कुल जो है 2829.38 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटें थी, तो कुल मिला के 288 सीटें थी। आगे बढ़ते हैं कि महायुति की बात करें, महायुति गठबंधन जो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है, इसमें जो है शिंदे गुट है और इसमें अजित पवार गुट है। ठीक है। तो ये तीनों जो है महायुति गठबंधन कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो कुल 234 सीटें प्राप्त हुई। महायुति गठबंधन से भाजपा की सीटों की संख्या क्या थी, तो भाजपा को 132 सीट, 234 में से 132 सीटें जो है भाजपा को प्राप्त हुई। महायुति में शिवसेना शिंदे को कितने प्राप्त हुए, तो 57 सीटें प्राप्त हुई। महायुति गठबंधन के एनसीपी की सीटों की बात करें तो एनसीपी को 41 सीटें प्राप्त हुई।
विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को कुल कितने सीटें, उनकी सीटें क्या थी, तो 50 सीट थी, जो 50 सीटें प्राप्त हुई उनको, पिछले साल के मुकाबले कम है। अब झारखंड की तरफ बढ़ते हैं तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटें थी, तो झारखंड विधानसभा में 81, कुल मिला के 81 सीटें हैं। झारखंड में महागठबंधन जो है, महागठबंधन इसमें कौन कौन से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने कितने सीटें जीती, तो मैं आपको बता दूं कुल सीटों की संख्या जो उन्होंने प्राप्त की वो 56 थी, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 प्राप्त हुआ, कांग्रेस को 16 प्राप्त हुआ, राजद को 4 प्राप्त हुआ और CPI-ML जो है वो उनको 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मतलब और ये है कुल मिला के उनको 56 सीटें प्राप्त हुई थी। बात की जाए तो 34-16 कितना, 34-16 50, 4 54 2 56, कुल मिला के ये सबको आप ऐड कर दीजिए तो 56 सीटें उनको प्राप्त हुई। अगला है कि झारखंड में भाजपा उनके सहयोगी गठबंधन को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई, तो सीटों की संख्या कितनी थी, वो 24 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें अकेले भाजपा को 21 सीटें प्राप्त हुई, JDU को 1 सीट और LJP उनको जो है 1 सीट प्राप्त हुई और एक है आजसू को 1 सीट प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कुल मिला के 24 सीटें प्राप्त हुई। हेमंत सोरेन ने झारखंड में कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, कितनी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तो यह चौथी बार है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आयुर्वेद में प्रवेश देने का निर्णय किस आयोग द्वारा किया गया है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा इसका निर्णय लिया गया। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 10वीं से यह पाठ्यक्रम, 10वीं के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे उनके लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, BAMS इसका पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। 7.5 वर्ष का जो है वो होगा, 7.5 वर्ष का होगा यह पूरा पाठ्यक्रम। और जो स्थापित संस्था है, जो संस्थान इसके तहत जो संस्थान की स्थापना की जा रही है उसको आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा, आयुर्वेद गुरुकुलम। ठीक है, तो ये बातें हैं। और इसके लिए अलग से नीट का पेपर होगा, अलग से जो 25-26 में ही प्रवेश प्रारंभ होगा। ठीक है, तो इसकी अधिसूचना जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग जो है जारी कर चुका है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यह अधिसूचना जारी कर दी गई है इनके द्वारा। आयुर्वेद में BAMS पाठ्यक्रम में कुल कितने वर्षों का होगा, तो 7.5 वर्ष का होगा। और ये है अंतिम प्रश्न है कि इसरो का GSAT-N2 उपग्रह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फाल्कन 9 के जरिए जो है इसे भेजा गया, GSAT-N2 या GSAT-20 भी बोला गया है इसे, तो इसे फाल्कन 9 द्वारा इसे भेजा गया। और हम लोग जानते हैं कि अभी इसरो की जो क्षमता है वो 4000 किलोग्राम तक ही है, 4000 किलोग्राम तक ही लेके जा सकती है। और GSAT-N2 इसका वजन 4700 किलो था, 4700 किलोग्राम। इसके वजह से हमें जो हमारे जो इसरो है उसे किसी अलग संस्था से, अलग संगठन से संपर्क करना पड़ा। तो ये था।